fine and studying well. We are doing Unit 8 D and F block elements, and today's topics are atomic and physical properties of transition elements. Let's start. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मोस्टली कलर्ड आयंस होते हैं, कलर शो करते हैं इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वा सॉल्यूशन। उनका सॉल्यूशन हो या सॉलिड स्टेट हो, दोनों में ही क्या है कलर शो करते हैं। किस वजह से ये कलर शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सब सेल। इसमें डी सब शेल जो है आपको पता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करते जाते हैं, वो इनकम्प्लीट होती है इसकी वजह से। अब इन डी सब शेल में इनकम्प्लीट जो डी सब शेल है उसमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो डी सब सेल्स के डीजर्मिनेट 5 डीजर्मिनेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डीजर्मिनेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी के, सारी इनकी इक्वल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिगेंड से इनके कांटेक्ट में आते हैं तो इजीली क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 लेवल्स। ये हम हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फिर से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं 2 लेवल्स के अंदर। इसमें dxy, dyz और dxz इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। इनकी वजह से ये नीचे हमने शो किया है। ऊपर जो है dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी हाई हो जाती है इनसे, तो ये जो है अपर लेवल में चले गए। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, एक्साइट हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मूव करता रहता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, पेयर होगा तो वो उसके क्या है, कैंसिल टू ईच अदर कर देता है। उनके मैग्नेटिक मोमेंट को आपको पता है कि उनका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उनके इन्फ्लुएंस को कम कर देता है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो फ्री होता है एक तरह से। ठीक है, तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्साइट हो जाता है। अब ये जब एक्साइट होता है तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन होता है, ये जो है वो इतनी एनर्जी की वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करता है, जो कि किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में। किसमें? विजिबल रीजन में। इसकी वजह से ये क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। हमें कलर कोई भी शो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है, जो मतलब वेव्स जो निकली है उनकी वेवलेंथ क्या है, वो उस लेवल के अंदर आती है। किसके? विजिबल रीजन के, है ना। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है कि यूवी रेज रीजन होता है, एक इंफ्रारेड रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है। विजिबल रीजन में आपने पढ़ा है विबग्योर जो है वो कैसे हम शो करते हैं, कलर कैसे आते हैं, ना। ठीक है, तो वहां पर इतनी वेवलेंथ की एनर्जी होती है, उसके अंदर अगर आएगा कोई भी एलिमेंट्स तो वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, कोई भी चीज हमें कलर्ड इसी वजह से दिखाई देती है। तो यहां पर मेन हमने क्या देखना है कि आपसे पूछ ले भाई, जैसे कि ये बोल दें कि Fe3 पॉजिटिव कलर्ड है या कलरलेस है, तो आपने सीधा क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मैंने आपको बताया था, फिंगर टिप्स पे आपको याद करनी है। आयरन जो है 6 नंबर पे आता है तो D6S2 है ना, 3D6 4S2 ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, 3 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए और 1 इसका चला गया, कितने बच गए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी D5 अगर हम फिल करते हैं तो आपको पता है इस तरह से फिल करोगे आप 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कलर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कलर है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो है वो कलर्ड है या कलरलेस है। इसके अंदर ही आप देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, D10 और S2 फुली फिल्ड होती है। तो यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये कलरलेस होंगे। तो ये तीनों क्या है, कलरलेस है, बाकी जो है वो कलर है। लेकिन इनकी जो एक्साइटेड स्टेट है, मान लो इनके अंदर Hg अगर 1 पॉजिटिव की बात करें हम, मरकरी, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर वो कलर शो करेगा। तो ये कंपाउंड फॉर्म में फिर वे कलर शो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलरलेस होगा।
ओके क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं? देखो पैरामैग्नेटिक है या ये डायमैग्नेटिक है, तो हम वही बात है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। और आपने देखा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें जो है इनकम्प्लीट डी सब शेल होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मोस्टली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पेयर्ड होंगे तो भाई एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अनपेयर्ड होगा तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा रिजल्टेंट, तो इसकी वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी वही आ जाएगा, ये तीनों क्या है? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D10 और S2 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट n+2। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? n की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है वो आ जाएगी Bm, बोर मैग्नेटोम। यहां लगा देंगे Bm, जो भी इनका आंसर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मानो आपको मैग्नीज 2 पॉजिटिव दे दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। या सीधा मैग्नीज भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आयंस ही दे, एलिमेंटल फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो कैसे भी आप देख लेंगे। तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव का निकालेंगे तो D5 3D5 4s2 होता है मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। 5 फिर हम फिल करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो D5 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी n की वैल्यू क्या होगी भाई? 5। तो 5 5 प्लस में 2 Bm, बोर मैग्नेटोन। तो इस तरह से आप इसका जो है आंसर निकाल लेंगे, लगभग ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपने एक आइडिया भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लो कई बार क्या दे रखा होता है, जैसे एग्जाम में ये वैल्यूज दे रखी होती है, जैसे कि 1.73 Bm है, बोर मैग्नेटोन है, बताओ भाई वो स्पीसीज कौन सी है, वो कौन सी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो थोड़ा सा अंदाजा ये होता है कि यहाँ पर जो डिजिट वाला होता है ना, वो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ इसमें क्या आएगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस स्पीसीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, डिफरेंट स्पीसीज का आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो ये थी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जिंक, कैडमियम और मरकरी आपको बताई दिया मैंने क्या आएंगे? डायामैग्नेटिक आएंगे, बाकी जो है वो क्या आएंगे? पैरामैग्नेटिक आएंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट हम इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मोस्टली क्या है? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनके पास अवेलेबल होता है डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, है ना। उसमें जो है इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो वो डोनेट भी कर सकता है। इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज्यादा करते हैं। दूसरा एक रीजन होता है कि इनका जो चार्ज टू साइज रेशियो होता है वो भी लार्ज होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी of incomplete D subcell and large charge to size ratio, ठीक है। ये रेशियो की साइज होने की वजह से ये ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने साथ में हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि CuNH3 SO4, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। ऐसे ही और भी है निकल NiCO4, इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। आगे हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे, उसमें आप इस तरह के कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां से भी आपको एग्जाम्पल काफी लर्न हो जाएंगे। तो ये थी इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन
नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल गैप होता है, स्पेस होता है, इस तरह से इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं हम ऐसे। इस तरह से सॉलिड जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिर भी उनके बीच में यहाँ पर एक गैप रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड, है ना। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है साइज आपको पता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस है वो भी अच्छे से मतलब बड़ा सा होगा। उनके अंदर जो है कुछ एलिमेंट जो है क्या आ जाते हैं, इनके अंदर एंटर कर जाते हैं छोटे एलिमेंट्स साइज में जो होंगे, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह के एलिमेंट जो है इनमें एंटर कर जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम TiC, टाइटेनियम जो होता है उसके साथ जो है कार्बन इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही Fe3H आयरन के साथ जो है आयरन का होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमने सॉलिड स्टेट में भी अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। तो वहां से भी आप एग्जांपल लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय आपको पता है, ठीक है, मिक्स जो है मेटल से 2 और मोर मेटल्स जो है मिक्स कर दिए जाते हैं और फिर एक नए टाइप्स का जो है मेटल की फॉर्मेशन की जाती है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हमें मान लो कुछ में कुछ कमियां होती है, कुछ मेटल में कुछ होती हैं, तो उनको हम मिक्स करके कुछ अलग सी प्रॉपर्टी से हम जो है गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टील है, आयरन के है जो है उसमें तो क्या है रस्ट लग जाता है, लेकिन स्टील जो है वो क्या है आयरन का एक अलॉय है, उसके अंदर रस्ट नहीं लगता, तो वो एक इम्प्रूव्ड जो है प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। तो इस वजह से हम क्या है अलॉय बना देते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको जो है वो बढ़ सके उनकी वजह से, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या है अलॉय बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रास है हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कॉपर और जिंक का अलॉय है ब्रास। ऐसे ही ब्रोंज है, ब्रोंज में भी कॉपर और टिन होता है, ऐसा है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए स्पेशली लिए हैं कि एग्जाम्पल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वैसे भी आ जाते हैं एक नंबर में कि ब्रास और ब्रोंज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में ही कॉपर के जो है ये अलॉय है, लेकिन एक में जो है वो जिंक के साथ वो बनाता है और एक में क्या है टिन के साथ बनाएगा, क्लियर। तो इस तरह से अलॉय बनाते हैं डी ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है हमारे। अब इनके बाद जो है कुछ एक कंपाउंड्स मैं आपको बता देती हूँ जिनके कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके नाम जो है आपको जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें भी पूछ लेते हैं, हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं इन एलिमेंट्स को। इनके फॉर्मूले से हमें याद होनी चाहिए, इनके कॉमन नेम याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ एलिमेंट्स में अभी आपको एक टेबल की फॉर्म में लिख देती हूँ। लिख देते हैं हम कॉमन नेम जो भी इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है, फॉर्मूला और साइंटिफिक नेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो विट्रोल हमें याद करना है, ठीक है। उसमें एक तो आता है ग्रीन विट्रोल, एक आता है ब्लू विट्रोल, एक होता है व्हाइट विट्रोल, ठीक है। ग्रीन विट्रोल जो है वो उसमें आयरन होता है, आयरन सल्फेट का होता है ये FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, 7H2, यानी कि एक फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है अटैच है, हाइड्रेटेड बोलते हैं इसको हमने, ठीक है। इसका नाम क्या होगा फेरस सल्फेट, ठीक है। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, क्या हो गया कॉपर सल्फेट। व्हाइट विट्रोल जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट SO 7H2O जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये तो तीनों विट्रोल हो गए, ठीक है। व्हाइट से आप याद कर सकते हो कि जैसे कि अभी मैंने बताया जिंक जो है वो कलरलेस होते हैं, है ना, तो इससे भी तुम्हें आइडिया लगा सकते हो कि जिंक सल्फेट होगा, ठीक है। और जो कॉपर है उसका कलर जो है ब्लू होता है, आयरन जो है वो ग्रीन ही
कलर शो करता है। तो इस वजह से आप इस तरह से याद कर सकते हो इनके, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद एक मोर साल्ट आता है, मोर साल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट हो गया, FeSO4। फेरस सल्फेट अभी हमने बनाया ना FeSO4, जिसमें आयरन जो है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसको फेरस बोलते हैं। और Fe3 पॉजिटिव, जिसमें आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4SO4, अमोनियम, अमोनियम हम देखो NH4 1 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो इस पे आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ आ गया 1। फेरस अमोनियम, ये तो हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट, यानी यहाँ ये डबल साल्ट है। आगे हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जो है डबल साल्ट क्या होते हैं। तो ये फेरस सल्फेट हो गया, इसके साथ कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, इसके साथ ही है अमोनियम सल्फेट, मतलब दो चीजें मिक्स कर पाए। जैसे हमने डॉट लगाते हैं तो हम बताते हैं कि वो उसके साथ अटैच होता है, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर भी फेरस सल्फेट है, साथ में अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। 7H2O, इसके साथ ही जो है वाटर ये हाइड्रेटेड है 7H2, तो इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो इसके बाद है कैलोमल, कैलोमल मरकरी क्लोराइड होता है, ठीक है। क्या होता है? मरकरी क्लोराइड, जिसमें मरकरी जो है आपको पता है, मरकरी जिंक, कैडमियम और मरकरी यहाँ आती है। तो मरकरी आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोस्ट स्टेबल है, लेकिन मैंने आपको एक बताया था कि एक ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी शो करता है। वो क्या था? एग्जांपल कैलोमल ही था वो, HgCl2, Hg2Cl2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो Hg का क्या आएगा? +1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं कैलोमल, मरकरी 1 डाइक्लोराइड, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है एक सिंदूर, जिसे बोलते हैं रेड लेड, सिंदूर, रेड लेड होता है वो, ठीक है। तो लेड क्या होता है? Pb, ठीक है, Pb3O4, लेड ऑक्साइड, ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका? ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड। इस तरह से हम नाम बना सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंदूर। तो ये कुछ एक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसमें फिलोसफर वूल भी आ जाता है, फिलोसफर वूल पूछ लेते हैं कई बार, फिलोसफर वूल क्या होता है? ये होता है जिंक का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक का एक ऑक्साइड होता है जिसमें 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो हो गया है कंप्लीट। इसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला और KMnO4 ये जो है नहीं है सिलेबस के अंदर, तो ये काट दी गई है इस बार, जो हमारा लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस जो कट चुका है, ठीक है। अब क्या है, इसमें यहाँ तक ही आपका सिलेबस आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसी टाइप्स के बनेंगे, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कलर्ड है या कलरलेस है, मतलब जो भी हमने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ी उनके बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रेंड क्या होता है एटॉमिक रेडियाई का, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनोइड्स। इसमें भी आपका जो सिलेबस में सिर्फ लेंथेनोइड्स है, एक्टिनोइड्स नहीं है। लेंथेनोइड्स के अंदर भी सिर्फ लेंथेनोइड की जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यही है, ठीक है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, तो वो एक क्वेश्चंस की फॉर्म में भी मैं आपको करवा दूंगी ताकि आपको पता चल सके कि हमें कितना उसके अंदर लिख के आना है, अटैम्प्ट करना है उसको किस तरह से, ठीक है। तो वही रहेगा।
तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।